जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो है करंट अफेयर का सेशन है। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह करंट अफेयर जो है 22 जनवरी 2026 का है और ये आज ही का है। ये सेशन जो जाने में चैनल पर जो है आज थोड़ा देर हो गया है, क्योंकि 7 से 8 बजे जो क्लास चलता है उस पर नहीं जा पाया, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस सेशन को अवश्य आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सेशन होने वाला है। ये जो है 22 जनवरी 2026 का ये जो करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का सीरीज है। वैसे प्रतिदिन 7 से 8 बजे आपका सेशन चलता ही रहेगा, कुछ टेक्निकल एरर के कारण गड़बड़ हो गया था। तो चलिए, यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा डेली करंट अफेयर का सेशन है, यहाँ पे चलता है। आज का जो प्रमुख मुद्दा है कुछ यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, करंट अफेयर को प्राथमिकता देना सीखिए, नहीं तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत कम चांस है कि आप क्लियर कर पाइएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन जो है यहीं से बनाने का प्रयास करता है एग्जामिनर। समझे कि नहीं समझे? तो आज का सेशन जो है, यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने जो बताया था, तो उसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन है ये, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आंसर बताना है इसका। बिहार राज्य में किस स्थान की गन फैक्ट्री जो 250 वर्ष पुरानी है को रक्षा गलियारा या डिफेंस कॉरिडोर के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है, और जिससे अवैध हथियार कारोबार कम होगा तथा आधुनिक रक्षा उपकरण तैयार होंगे। तो ये कौन सा होगा? मुंगेर। कहाँ का है? मुंगेर का है। तो ये बात हमने आप लोगों को बता दिया है। तो इसका जो है विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है बिहार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का है कि विश्व के सबसे बड़े एकल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को किया जा रहा है, और बिहार के किस जिले के विराट रामायण मंदिर में किया जा रहा है? एक पहले देखिए क्या है, तो ये है शिवलिंग। क्या है? शिवलिंग है। समझ में आया कि नहीं? और ये कितने तारीख को इसको स्थापित किया गया? तो 17 जनवरी 2026 को। और ये किस मंदिर में स्थापित किया गया? तो विराट रामायण मंदिर। और किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा, कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। कहाँ होगा इसका सही उत्तर? पूर्वी चंपारण होगा। तो ये पूर्वी चंपारण में अभी कुछ दिन पिछले साल 2024 में भी ये मंदिर जो है मंदिर को लेकर के बहुत अधिक न्यूज़ों में रहा है। तो पूछा ये भी जा सकता है कि विराट रामायण मंदिर किस जिला में स्थित है? तो यह है पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी चंपारण। और इसी मंदिर में एक एकल शिवलिंग, मतलब सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा है। तो यह बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब हम आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ है कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में किया गया, जिसका ऊंचाई जो है कितना है? 33 फीट है। और इसका मीट्रिक टन में वजन है, जो कितना मीट्रिक टन है? 210 मीट्रिक टन। और ये बना क्या चीज़ से है? तो ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से क्या है? यह मोनोलिथिक से बना है। ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से यह शिवलिंग जो बना हुआ है, इसकी ऊंचाई कितना है? 33 फीट। और कितना मीट्रिक टन है? तो इसका वजन है 210 मीट्रिक टन, जिसका निर्माण जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है बालक? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। समझ में आया कि ना? और यह दुनिया का सबसे बड़ा और एकल शिवलिंग है, जिस पर 1008 सहस्त्रलिंग उकेरे गए हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे जो है इसी की तरह छोटे छोटे
और भी इस जो है शिवलिंग जो है उकेरे गए हैं। कितना? 1008। समझे कि नहीं समझे? और ये 32 फीट ऊंचा क्या है? शिवलिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह शिवलिंग तमिलनाडु से लगभग 2565 किलोमीटर की यात्रा करके 46 दिनों में बिहार पहुंचा है। अभी इसका वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। 2565 कितना? 2565 किलोमीटर की यात्रा करके यह शिवलिंग जो है कहाँ पहुंचा? बिहार पूर्वी चंपारण में पहुंचा। और उसका जो है स्थापना किया गया 17 जनवरी 2026 को। विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है 2030 तक पूरा हो जाएगा। विराट रामायण मंदिर का जो अभी निर्माण चालू है वो 2030 तक पूरा होगा। और पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट की टीम इस पूरी परियोजना की निगरानी कर रही है। अब पटना का जो महावीर मंदिर है, अभी आप लोग जानते होंगे, पटना, बिहार पटना के महावीर मंदिर, उसके जितने भी टीम है वो उन्हीं के निगरानी में जो है विराट रामायण मंदिर का स्थापना पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। और इसकी आधारशिला 20 जून 2023 को ही रखा गया था। समझ लीजिए कितने लंबे समय से। और इसका जो है आचार्य किशोर कुणाल द्वारा रखी गई थी। और यही जो है आचार्य किशोर कुणाल जो इस पटना के महावीर मंदिर का संचालक थे, जो अभी नहीं रहे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम जो मक्का सऊदी में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकोर वाट, वो कंबोडिया में है। और दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद यह मस्जिद अल हरम, क्या नाम है? मस्जिद अल हरम कहाँ है? तो यह सऊदी में है। कहाँ है? सऊदी में। और वो भी सऊदी के कौन से जगह पे? मक्का में। कोई दिक्कत? इतना बात यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। यहाँ देखिए अंकोर वाट मंदिर ये दिखाई दे रहा होगा। ये दुनिया का सबसे भव्य और बड़ा मंदिर है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ याद रखिएगा। ये एक और मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मंदिर जो है अपने भारत में ये मंदिर नहीं बनाया गया है। यह इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात UAE में बनाया गया है मंदिर। UAE की राजधानी है आबू धाबी। UAE की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। आबू धाबी में यह हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो किया गया था पिछले साल 14 फरवरी 2024 को किया गया था। और इसका उद्घाटन करने के लिए कौन गए थे? मोदी जी गए थे। कौन गए थे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो याद रखिएगा कि देश के बाहर, जो हमारे देश के बाहर कौन ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे एक हिंदुत्व का मंदिर, जो भव्य मंदिर बनाया गया है, तो वह है UAE, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। और उसी की राजधानी है जिसका नाम है आबू धाबी। समझ में आया कि नहीं? वहीं पे बनाया गया। इसका शिलान्यास 14 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ था। अब यहाँ देखिए, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा ओम आकार के जैसा है। ओम का जैसा आकार होता है उसी के जैसा है। यहाँ दिखाई दे, दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में हुआ है। ये बात भी पूछ सकता है आपसे। और पाली जिला के जाडन गांव में हुआ है। और ये 250 एकड़ में फैला इस विशाल मंदिर का संरचना जो है नींव जो रखी गई थी 1995 में रखी गई थी। और इसका निर्माण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत हुआ है। और यह किस शैली के तहत हुआ है? नागर शैली के तहत। और ये भारतीय हिंदू स्थापत्य कला का एक शैली है, नागर शैली, बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली है। समझ में आया कि नहीं? हमारे भारत में 3 शैलियों से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। यहाँ देखिए, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, ये बताए हैं। एक है नागर, एक द्रविड़ और एक वेसर। समझ में आया कि नहीं? नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है। और इन दोनों के क्षेत्रों के मध्य में जो दोनों शैलियों का मिश्रण होता है उसी को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। देखो, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, दोनों का मिश्रण जो होता है उसी को क्या कहते हैं? बेसर शैली। कोई दिक्कत नहीं? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आज ही के दिन उद्घाटित किए गए राम मंदिर भी नागर शैली में बना है।
तो आज ही के दिन जो बना था राम मंदिर 2024 में तैयार हो गया था 22 जनवरी 2024 को। तो यह भी है किस शैली में, नागर शैली में बनाया गया एक मंदिर है। हम बताएं कि उत्तर भारत में सारे मंदिरों को किस शैली में बनाया जाता है, तो नागर शैली में बनाया जाता है। इतना बात यदि आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए नागर शैली की विशेषता, नागर शैली के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पर दिए हुए है कि नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की रही है। कौवीं शताब्दी की शैली है 7वीं। अब पल्लव काल में यह शुरू हुई और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई। यह क्वेश्चन पूछे हुए कि नागर शैली जो है ये मंदिर बनाने की एक स्थापत्य कला है नागर शैली, इसका विकास किसके समय हुआ था, तो चालुक्य वंश, सॉरी चोल वंश। कौन सा वंश, चोल वंश। लेकिन शुरुआत पल्लव वंश। लेकिन इसका जो है प्रारंभ या शुरुआत कब किया गया था नागर शैली का, तो पल्लव वंश। विकास कब हुआ था, तो चोल वंश के समय। इस शैली में मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसका निर्माण जो है बड़े चबूतरे पर किया जाता है, बिना चबूतरा का नहीं होता इसका निर्माण। है चबूतरा, तो चबूतरे पर किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह, जिसके ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश होते हैं। देखो इसका एक गर्भगृह है यहाँ पे, यह दिखाई दे रहा है। मंदिर में जाइएगा अंदर जहाँ पे मूर्ति स्थापित किया जाता है वह गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह के ऊपर ये शिखर कहलाता है, यह है ना शिखर, और शिखर के ऊपर ये आमलक होता है जो ऐसे ये दिखाई दे रहा है, यह आमलक का ऊपर है कलश। ऊपर क्या है, कलश, कोई दिक्कत। और देखो मंडप बोलते हैं जो उसके इर्द गिर्द में खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं, मंडप, कोई दिक्कत। और इस कलश के साथ ही ध्वज भी लगाया जाता है। तो जो हम लोग को उत्तर भारत में चौतरे पे मंदिर बनाया जाता है, चारों तरफ जो खुला जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मंडप। और उसके ऊपर जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है उसको शिखर बोलते हैं। उसके ऊपर जो ऐसे मतलब गोल गोल जैसा होता है उसे अमलक, उसके अमलक के ऊपर कलश स्थापित किया जाता है, उसके ऊपर त्रिशूल लगाया जाता है या झंडा भी स्थापित किया जाता है। तो यही है हमारा नागर शैली में बने कुछ मंदिरों का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा। और ये जगन्नाथपुरी पुरी उड़ीसा में है। समझ में आया कि नहीं, जगन्नाथपुरी पुरी उड़ीसा में है। पहला आपको क्या बताया, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, दूसरा जगन्नाथपुरी पुरी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत राजस्थान में है, और सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। तो याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। और किस स्थापत्य कला का यह उदाहरण है, तो नागर शैली का। और ये जगन्नाथ मंदिर किस कहाँ पे है, तो पुरी उड़ीसा में। कहाँ है, पुरी उड़ीसा में। एक और यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में, और ये नागर शैली में बनाया गया है। सॉरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर है जो राजस्थान में है। कोई दिक्कत, तो ये बात याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तीनों उड़ीसा में है। और उसके बाद दिलवाड़ा राजस्थान, आबू पर्वत पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ बात एक और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि 3D दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, यहाँ देखिए हाल ही में अप्रैल 2025 में जापान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है, तो जापान में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तो जापान, ये बात ध्यान में रखिएगा। सऊदी अरब के जिहाद के अल जौहरा में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण किया गया। तो 3D मुद्रित मस्जिद या 3D मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, सऊदी अरब के जिहाद में किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट में किया गया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो भारत में। मस्जिद कहाँ बनाया गया, तो सऊदी अरब में। लेकिन रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो जापान में, याद रखना है। और अगस्त 2023 में बेंगलुरु में देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस खुला था।
2023 में, अगस्त 2023 में 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ खोला गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में। मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य सिद्दीपेट में। समझ में आया कि नहीं? और मस्जिद जो है सऊदी अरब जिहाद में। और 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ था? तो जापान में। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोलह जनवरी 2026 को बेतिया पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा बड़ा निर्णय लिया है? तो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी सरकारी बिहार के सरकारी डॉक्टर हैं वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी अब सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थान में ही प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत? इस पर क्या लगा दिया गया है? रोक। ये नीतीश कुमार के द्वारा ऐलान किया गया। किस यात्रा के दौरान? तो समृद्धि यात्रा के दौरान। लेकिन कितने तारीख को? तो 16 जनवरी 2026 को यह रोक लगाया गया था। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ देखिए, मपेम्बा प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हाल ही में पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन किस देश के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? तो किस देश के? तो भारत। भारत अभी इस चीज़ों में क्या है, अग्रणीय है। और देखिए मपेम्बा प्रभाव क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मपेम्बा इफेक्ट है क्या। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। यहाँ देखिए मपेम्बा प्रभाव वह परिघटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है, जो समान भौतिकी के नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। कहने का मतलब कि जो समान जल होता है, ठंडा जल, वो उसकी जमने की जो समय है अधिक लगती है गर्म जल की अपेक्षा। गर्म जल जो होता है, जिसको गर्म कर दिया जाता है, उसको ठंडा करके जल्दी ही जमाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? जबकि ये भौतिकी का क्या है, विपरीत है। यहाँ जो लिखा गया, इस रहस्यमय प्रभाव को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में पहली बार सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया। यह सिमुलेशन पानी के सूक्ष्म स्तर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर जमने की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। और वैसे ही एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक सुपर कंप्यूटर का मतलब निर्माण किया है, जो सूक्ष्म स्तर पर पानी के जमने की प्रक्रिया का क्या करता है, पता लगाता है या गणना करता है। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से यह रहस्य बना हुआ था, किंतु हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, तो क्वेश्चन पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसी के शोधकर्ताओं ने कारनामा किया है। इसका नाम जो है तेंजानिया के एक छात्र है जिसका नाम है इरास्तो एम्पेबा के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1963 में ही एक कुकिंग क्लास के दौरान देखा कि गर्म दूध का मिश्रण है, ठंडे दूध के मिश्रण की तुलना में जल्दी क्या हो गया, जम गया। हालांकि सबसे पहले अरस्तु ने इस बात को बताया था। सबसे पहले अभी जो है तंजानिया का एक बालक है जिसका नाम क्या है, इरास्तो एम्पेबा। तो इरास्तो एम्पेम्बा 1963 में बताया, लेकिन उससे पहले ही अरस्तु, जिसे राजनीतिक शास्त्र का जनक, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, इसने मेट्रोलॉजिकल एक पुस्तक लिखा था। उसमें बताए थे कि पानी के पहले से गर्म होने के कारण वह जल्दी जम जाता है। अरस्तु बताएं कि पानी जो है पहले से यदि गर्म है, समझ में आएगी, तो गर्म होने के कारण वो जल्दी जम जाता है। पहले से यदि ठंडा है तो जमने में उसकी प्रक्रिया में समय लगती है। समझ में आए कि नहीं? और यही बात जो है अभी इसका खोजा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मपेम्बा इफेक्ट्स या मपेम्बा प्रभाव। समझ में आया कि नहीं? जो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के छात्रों ने इसके बारे में, इसके प्रक्रिया को जांच के लिए एक सुपर कंप्यूटर का स्थापना किया था। अब यहाँ देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
कि 7 एजेंसियों और संबंध निकायों से तत्काल संबंध तोड़ने की घोषणा की है इजराइल। इससे पहले अमेरिका किया था। समझ में अमेरिका लगभग 66 एजेंसियों से अपना संबंध तोड़ा था, लेकिन ये जो है 7 संबंध, और ये सातों का सातों संबंध यूनाइटेड नेशन के संगठन से है। ये बोला कि हम यूनाइटेड नेशन के संगठन में हम शामिल नहीं रहेंगे, वहाँ से हम अपना मतलब सदस्यता को हटाते हैं। और इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया वो जो है उस पर राय विचार नहीं किए जाने का क्या लगाया, आरोप लगाते हुए अपने सदस्यता को वापस लेने का क्या लगाया। हाल ही के कुछ महीनों में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों पर लगातार पक्षपात इजराइल विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया है। मतलब बता रहा था कि इजराइल विरोधी जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है, संयुक्त राष्ट्र की जो भी एजेंसी है उसने जो भी नीति बनाया है, बहुत सारी ऐसी नीति बनाई जो इजराइल विरोधी है। इसी कारण से इसने अपना रुख मोड़ लिया है। इसी कारण इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों या संबंधित निकायों से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। और इस फैसले की घोषणा 14 जनवरी 2026 को इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने किया है। कौन किया है? गिदोन सार ने किया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे पहले अमेरिका ने हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित कुल 66 भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गया है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इस 66 संगठनों से इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की क्या कर दी है घोषणा, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र का उसमें से कुल संस्था कै गो है 31 और गैर यूएनओ संगठन कै गो है 35, कुल मिलाकर 66। व्हाइट हाउस के अनुसार, व्हाइट हाउस वहाँ के जो है अमेरिका का अपना भवन है, जिसके निर्णय के अनुसार बताया कि अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है किसका ये संगठन। इसलिए अमेरिकी राष्ट्र हितों, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि एवं संप्रभुता के विरुद्ध ये कार्य करते हैं। इसलिए हम इन सभियों से हम अपना सदस्यता को क्या करते हैं वापस ले लेते हैं और हम इनके साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे। इनका कहना है कि हमारा सारा का सारा कार्य जो है ये सारे संगठन अमेरिका के अनुरूप करें, अन्यथा हम उस संगठन में शामिल नहीं रहेंगे। यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन जो भारत में स्थापित किया गया था। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है और यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में फ्रांस के सहयोग से अस्तित्व में आया। इसमें फ्रांस और भारत मिलकर के इसे स्थापित किया था। वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं, लेकिन अब अमेरिका का इससे अलग होना सौर ऊर्जा के वैश्विक सहयोग पर असर डाल सकता है। और अमेरिका यही बोल रहा है कि मैं सौर ऊर्जा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन है, इससे भी मैं अलग हो जाऊंगा। कोई दिक्कत? जिसमें 66 संगठन है उसमें से एक संगठन ये भी है, ये दिखाई दे रहे होंगे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। अभी जो है स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दिया गया है। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, शांति स्थापित और लैंगिक समानता के लिए बताए थे। और संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। मैंने ये भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? अब भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त मतलब आगमन पर वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं? तो ये 80वां स्थान मिला है और भारत को 55 देशों का मतलब वीजा जो है फ्री है, मतलब 55 देशों में जाने के लिए उन्हें वीजा नहीं लगेगा। हेनले इंडेक्स में इन्हें कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान मिला है।
जबकि पिछले बार 85वां स्थान था, 85। समझ में आया? पिछले बार लगभग 50 से 51 देशों में वीज़ा फ्री था, लेकिन इस बार 55 देशों में वीज़ा फ्री मिला है। मतलब देश का वीज़ा कितना अधिक मजबूत है यह दर्शाता है हेनले इंडेक्स। कोई दिक्कत? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। 80वां स्थान है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हेनले इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन है? तो 80वां। और कितने देशों में वीज़ा फ्री है? तो 55। ये बात ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ हेनले इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान दिया गया है और यह पिछले साल 85वां स्थान पे था, 5 पायदान ऊपर गया है। मतलब देख रहे हैं 85वां स्थान पे है, 80 आया तो 5 पायदान नीचे, क्योंकि यहाँ रैंक दिखाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ रैंक दिखाया जा रहा है, कोई मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। कोई दिक्कत? सिंगापुर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया, सॉरी दूसरे स्थान पर ये दोनों है, तीसरे स्थान पर कौन है? डेनमार्क। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके सिंगापुर का जो वीज़ा है 192 देशों में फ्री एंट्री है, जापान का 188 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है और दक्षिण कोरिया का भी 188 है, डेनमार्क का 186। समझ में आया कि नहीं? और इसमें सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान का, सबसे खराब अफगानिस्तान का। वैसे चाइना का 59, भूटान का 85, म्यांमार का 89, श्रीलंका का 93, बांग्लादेश का 95, नेपाल का 96 है और पाकिस्तान का 98 है। तो पाकिस्तान का 98 है, नेपाल का 96 है, बांग्लादेश का 95। ऐसे तो याद रहेगा, बांग्लादेश 95, नेपाल का 96, पाकिस्तान का 98, ऐसे ही याद है। कोई दिक्कत? अफगानिस्तान का 101 है और भूटान का 85 है। अभी चाइना का इनमें बहुत अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आज ये 66 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय रेलवे ने अपने अधिकारियों के औपचारिक ड्रेस कोड से बदला, मतलब काला कोट जो है हटाने का निर्णय लिया है। इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रिटिश काल की विरासत बताते हुए खत्म करने की घोषणा की। और इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? बोल रहे हैं ना कि देखिए अश्विनी वैष्णव अभी वर्तमान में भारतीय रेल मंत्रालय के अभी मंत्री पद पे हैं। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने बताया कि जो ये रेलवे के कर्मचारी काला कोट पहनते हैं ये जो है ब्रिटिशों का एक प्रतीक है, इसलिए हम ये काला कोट हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? और अब रेलवे कर्मचारी कोई भी काला कोट नहीं पहनेगा। यही तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए इधर वही ना उद्देश्य है कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और स्वदेशीकरण। ये चाहते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता से हम लोग क्या हो जाए? मुक्त हो जाए और स्वदेशी को अपनाएं, मतलब स्वयं के देश का कुछ ना कुछ अपना एक कोड या ड्रेस कोड तैयार करें जिससे हमारे देश का हो और उस पर गर्व भी हो। समझ में आया कि नहीं? वो जो है अंग्रेजों के प्रतीक बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि उसको हटाया जाता, खत्म किया जाएगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अर्चिता राय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। बताएं कि माउंट एकांकागुआ किस देश में स्थित है? तो माउंट एकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में है। तो माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना में स्थित है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ चढ़ने वाली नाम है भारतीयों का क्या? अर्चिता रॉय। नाम क्या है? अर्चिता रॉय। ये बात यदि आप लोग को ध्यान में तो यहाँ देखिए माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो एंडीज पर्वत का एक पर्वत श्रृंखला है जो सबसे ऊंची है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ, जो किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। और ये किस महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका में। और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो 6961 मीटर, जिससे यह एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी मतलब बनती है। यह पर्वत अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में स्थित है, इतना याद नहीं रखना। अर्चिता रॉय 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और वो ऐसा करने वाले पहले नागरिक बने थे
अरित्रा रॉय 2025 19 मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नागरिक बने थे भारत के। समझ में आया कि नहीं? वैसे विश्व में यदि देख ले कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चोटी सबसे ऊंची है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये जो है, यहाँ पे देखिएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, जो नेपाल चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। समझ में आया? उसके बाद इसी को देखें K2 8611 मीटर, ये जो भारत पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। कंचनजंगा जो 8586 मीटर है, भारत नेपाल के बॉर्डर पर देखिए 8848, 8611, 8586, ये किसका है? कंचनजंगा। समझ में आया? मकालू, ये याद रखने लायक है। और एक नेपाल चीन के बॉर्डर पे है लोहतसे, तो लोहतसे कितने मीटर का? 8516, ये याद रहे चाहे नहीं। ये मकालू का याद रखना है, कंचनजंगा का याद रखना है, K2 और माउंट एवरेस्ट, इतना याद रहेगा तो आपका काम बन सकता है। 8611 याद रखिएगा, K2 का 8611, माउंट एवरेस्ट का 8848.86 मीटर। फिर कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है, जिसका ऊंचाई कितना है? 85 और एक बढ़ जाए 86, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को मानी जाती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का वो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। समझ में आया कि नहीं? कि दुनिया की पहली महिला जुनको ताबेई जापान की थी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यहाँ पे लोगों का नाम सूची दिया हुआ है। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो उत्तराखंड के थी, जो 1984 में चढ़ी थी इस पर। तो पहली महिला दुनिया की जुनको ताबेई और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सबसे कम उम्र की लड़की जो चढ़ी थी मालवनाथ पूर्णा, जो तेलंगाना के 2014 में चढ़ी थी। मालवनाथ पूर्णा तेलंगाना की रहने वाली थी। और दुनिया के सबसे उम्रदाज महिला ज्योति आत्रे, जो मध्य प्रदेश की थी, 2023 में इस पर चढ़ी थी ज्योति आत्रे। समझ में आया कि नहीं? तो इनका भी नाम याद रखिएगा, मालवनाथ पूर्णा और ज्योति आत्रे। और 2 बार चढ़ने वाले पहली महिला थी संतोष यादव, जो हरियाणा की थी। और दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जो 2013 में अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की थी, 2013 में चढ़ी थी। कोई दिक्कत? CISF की पहली अधिकारी जिन्होंने गीता सामोता राजस्थान के थी, जो पिछले बार 19 मई 2025 को इस पे क्या कही? चढ़ी, गीता सामोता। उन्हीं के साथ पहली दृष्टिहीन महिला छोंजिन अंगमो, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थी, 24 मई 2025 को चढ़ी थी। तो याद रखिएगा ये बात, CISF की महिला थी गीता सामोता और दृष्टिहीन छोंजिंग अंगमो, और दुनिया के पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा। समझ में आ रहा है? 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव हरियाणा के, दुनिया के सबसे उम्रदाज महिला ज्योति आत्रे मध्य प्रदेश, सबसे कम उम्र की मालवनाथ पूर्णा तेलंगाना के, और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, और पहली महिला जुनको ताबेई। तो महिला भी हमारे देश की जो है आगे की ओर बढ़ रही हैं। अभी यहाँ पे वो उसी के बारे में कुछ जानकारी दिए हुए हैं कि पहले भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा जो थे 1965 में कहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। पहली महिला बछेंद्री पाल 1984 में, 1993 में 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव हैं। आप पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। और देखो 1830 से 1843 तक भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट, और इन्हीं के नाम पर 4 जुलाई 2024 को उनकी 233वीं जयंती मनाई गई। और सर जॉर्ज एवरेस्ट इंग्लैंड के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। तो ये सर्वेयर जनरल था, जिसका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। और उन्हीं के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट, मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट। कोई दिक्कत? तो एवरेस्ट इसी के नाम है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। यही हम बताना चाहते थे। हालांकि नेपाल में इसे स्थानीय लोग क्या सागर माथा कहते हैं, मतलब स्वर्ग का शीर्ष। इसे क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा है। क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष। एवरेस्ट की
चोटी पर चढ़ने वाले पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे, या हिलेरी कहते हैं। उन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहला चढ़ने वाला जिनका नाम क्या है, एडमंड हिलेरी। समझ में आया कि नहीं? जो नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ क्या किए थे, चढ़े थे। कब? 1953 में। ये बात आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है। खैर ये थोड़ा लंबा हो गया। अब देखिए यहाँ हाल ही में एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। एलिसा हीली किस टीम से संबंधित हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से क्या है, संबंधित है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से संबंधित है एलिसा हीली। समझ में आएगा ना? क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस टीम की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। जापान के प्राचीन समुराई तलवारबाजी कला केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होकर के दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसके पहले भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण। कौन बने हैं? पवन कल्याण। यहाँ देखिए मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं जो जापान में आयोजित किया गया था। तो कौन बने हैं? पवन कल्याण। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि पवन कल्याण साउथ सिनेमा अभिनेता, इनको जानता सब कोई जानता होगा, ट्रेंडिंग है और साउथ सिनेमा के एक जाने माने चेहरा है, चर्चित चेहरा है और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और ये आंध्र प्रदेश के क्या है? उप मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में। ये हाल ही में वे जापान की प्राचीन समुराई तलवारबाजी कला केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। केनजुत्सु जापान के पारंपरिक तलवार युद्ध प्रणाली है जो समुराई योद्धाओं द्वारा विकसित की गई है और इन्हें टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की विशेष उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स। और यह सम्मान जापान के बाहर किसी भी भारतीयों को पहली बार प्रदान किया गया है, जिससे यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती। और वर्तमान में इसका मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि माघो का त्योहार के नाम से प्रसिद्ध बोडो उत्सव को लगभग 1 माह तक चलता है। बोडो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हट्टी जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? तो हट्टी जनजाति से क्या है? संबंधित है। कौन? माघो का त्योहार, जिसे हम लोग बोडो उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोडो उत्सव नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो हट्टी जनजाति मनाती है। हट्टी जनजाति के लोग मनाते हैं। देखिए हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार हिमाचल प्रदेश के कहाँ मनाया जाता है? हट्टी बोडो त्योहार तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में मनाया जाता है। और यह उनका सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है, जो उनकी पहचान और एकता का प्रतीक है। माघो का त्यौहार भी कहलाता है। बोडो उत्सव को क्या कहते हैं? माघो का त्यौहार, जो माघ महीने में मनाया जाता है और यह त्यौहार 1 महीने तक चलता है। समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में और थोड़ा सा प्रमुखता यह है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में कौन कौन आता है? तो गद्दी, गुज्जर, कनौरा, लाहौला, स्वांगला, पंगवाला, जाद लंबा जिसको खम्पा भी कहते हैं, और भोट या बोध जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है। भारत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को हट्टी समुदाय को आधिकारिक तौर पर अनुसूची जनजाति घोषित करके उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को क्या दे दिया है? मान्यता दे दिया है।
तो हट्टी जनजाति को 4 अगस्त 2023 को मतलब अनुसूचित जाति का क्या दे दिया गया है, दर्जा, जो पहले से लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखने योग्य यही है कि बोडो त्यौहार या कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश सिरमौर या ट्रांसगिरी क्षेत्र में, जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे, और इसको और दूसरा नाम से जाना जाता है तो माघों का त्यौहार, क्योंकि माघ महीना मनाया जाता है, 1 महीना तक लगातार मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करता है और इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इस समुदाय में कुछ क्षेत्रों में अब भी बहुपतित्व की परंपरा जीवित है, जिसमें एक स्त्री या अधिक भाइयों से विवाह कर सकती है। मतलब एक ही को स्त्री जो है 2 या 2 से अधिक भाइयों से विवाह कर सकती है। बहुपतित्व का मतलब 1 से अधिक पति बना सकती है, ठीक ना है। हट्टी जनजाति के लोग हैं, भी परंपरा चलता है, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं लोग। मर्जी करेगा 2 से ब्याह कर लेगा, बोलेगा एगो काम पर जाओ, एगो के साथ बाजार घूम के आते हैं, समझ में आएगा ना। फिर तू बीन बोला तू काम पर जाओ, एगो के साथ बाजार घूमने जाएंगे, इसको ठीक रहेगा। यह परंपरा मुख्य रूप से भूमि की रक्षा और पारिवारिक संपत्ति बंटवारे से बचाव के उद्देश्य से प्रचलित रही है। और ये भूमि बंटवारा के बचाव के लिए 2 को पति से क्या कर लेते हैं, शादी। अभी यहाँ क्या है प्रचलन में, एक आया था अभी 2024 का ही न्यूज है। भारत में किसी महिला का 2 मर्दों से शादी करना कानूनन अपराध है। ये आईपीसी की धारा 494 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यह क्या है, बिगैमी मतलब बहुपतित्व माना जाता है, जो दंडनीय है। मतलब समझ में, कानूनी अपराध है। आईपीसी के धारा 494 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। लेकिन फिर भी लोग कर लेता है, अभी कुछ परंपरा है उनका, धीरे धीरे ये समाप्त होगा, एक ही बार तो समाप्त होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है कथन कि भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 12 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, गलत है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ये बात सही है। दोनों दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है ना, दोनों दिवस 16 न, एक वो 12 एक 16, तो 12 को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 को और 15 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक कि हाल ही में 74 वर्षों की आयु में निधन हुए दविंद्र सिंह गर्चा अमृतसर का संबंध किस खेल से था, जो 1980 मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। तो इनका संबंध जो है हॉकी से था। किनका? दविंद्र सिंह गर्चा का, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, जिनका निधन कितने वर्षों में हो गया है? 74 वर्ष में। समझ में? क्वेश्चन पूछेगा कि दविंद्र सिंह गर्चा किस खेल से संबंध रखते हैं, तो हॉकी। कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ दिखाया अमृतसर पंजाब के। और इनका मृत्यु या निधन कितने वर्षों में हुआ है, तो 74 वर्ष में। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब दिलवाया था भारत को, तो 1980 में। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना करके प्रश्न पूछता है। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है कि 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि भारत अब तक कितनी बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। ये बात आप लोगों को बताना है। कब कितनी बार किया है? 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, या 1 बार भी नहीं किया है। ये इस बार जो है 4थी बार करने जा रहा है। तो आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य आंसर को बताएं, ताकि हमें भी संतुष्टि प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, और आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में ये अपने राय और विचारों को लिखें कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।